से गांव बलदेवपुर में लखन अपनी पत्नी सलिनी बूढ़ी माँ 9 साल की बेटी दिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी लखन के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चल रहा था। एक सुबह लखन की माँ अचानक से बीमार हो जाती है। लखन के पास इलाज के इतने पैसे तो थे नहीं। उसे अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके भी जाने से लखन की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। उनका जीवन पूरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह कर रहे लखन जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता। सलिनी किरोड़ी मल के खेत में साफ सफाई का काम करती। अरे सर्दी बहुत आ गई है हमरे पास। सर्दी में पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ गई। यूं तो सर्दी में 1-2 तापमान रहता था, लेकिन इस बार तापमान गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से बलदेवपुर गांव के लोग सर्दी से ज्यादा डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी से परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है। आपकी देख रही हो सलिनी, इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी ठंडी में काम करना मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है शालिनी, अब मैं काम पे चलता हूं, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दी में ध्यान रखिए। ठीक है बेटी, तेरे पापा भी कम पैर चले गए हैं। अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है। और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, टाइम से खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी, तुम टाइम से घर आ जाना। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में शालिनी सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद ही काठोर था। आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर सेले ने पर पड़ाती है और वह यूस पर चिल्लाते हुए बोलाता है। अरे शालिनी, तुम कंपेर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को देख लो। सुबह 4 बजे कंपेर आ जाते हैं लगता है। तुम कम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पर, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा बहाना बनाना तुम्हें बहुत आता है। जाओ चुपचाप काम में लाग जाओ। अगर आज काम में कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की यह बात सुनकर शालिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, या उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है। अरे आप क्यों दांत रहे हो बेचारी है? आपको दिखता नहीं है क्या बाहर कितनी ठंड है? फिर भी काम पर आए हैं। यह भी इंसान है, इस पर आपको जरा सा भी दया नहीं है क्या? अरे भगवान, इन्हें लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, वरना यह लोग कुछ काम ठीक से नहीं करेंगे। शालिनी ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पेर लाग जाती है। उधर लाखन ठंड से कपाते हुए रमधन जामीदार के खेत पेर मजदूरी कर रहा था। रमधर अपने खेतों का काम कराने के लिए लाखन और कुछ मजदूरों को शक्ति से रखता था। अरे ओ लखान, काम ठीक से कर। लिथान के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बलभार और पैसे चाहिए। तुम्हें थाल भार। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बुस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर ठंड से जम रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा।
हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। लखन किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी रामधन ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओए लखन, सुन, ये काम करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समाज तेरी नौकरी गाई। जी जमींदार, जैसा आप कहें। लखन चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उसे यह करवा रही थी। और उधर बलदेवपुर गांव में ठंड से सबका बड़ा बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठा कांटे बैठकर बातें किया करते थे, अब वह सुना पड़ा था। और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घर में दुबक कार बैठे थे। अब तो आग ही उनका सहारा था। गांव का बुजुर्ग जो राम जी थे, जो कि अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंच उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होगी, घर में आग जलने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर वो सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लेकर सभी के घरों के आगे आग जलाएंगे, जिसे सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। लखन अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है कि लीजिए मालिक, मैं अपना सारा काम निपटा लिया। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपनी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ है और तुम्हें पैसे चाहिए। कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की ये बातें सुनकर बेचारा लखन दुखी मन से घर की ओर चलता है, और लखन को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी आ गए आप, इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अरे वह जमींदार ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वह भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, सर्दी में कैसे टूटूर रहे हो, आओ आग सेक लो। फिर शालिनी लखन को दिया की तबीयत के बारे में बताती है। लखन ने दिया की तरफ देखा, उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया था। इससे लखन चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो बर्दाश्त से बाहर हो गई है, और आज घर में आग जलने को लकड़ियां भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था आज सेठ जी से मदद मांग लूंगी, लेकिन वह आज गुस्से करने लगे। मुझ पर उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। किरोड़ी माल और रमधन जैसे लोगों को हमारी तकलीफ से क्या मतलब, उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। शालिनी और लखन आपस में बतिया रहे थे कि तभी अचानक से दिया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। दिया का चेहरा लाल हो जाता है। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? अज्जी देखो ना, दिया कैसे कर रही है। इसको तो बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी वेद जी को लेकर आ रहा हूँ। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप वेद जी को लेकर जल्दी आओ, उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कह ढा रही थी कि पूछो मत। लखन बहुत डरा हुआ था, और इस भयानक रात में वह वैद्य को लेने निकल पड़ता है। तेरे पापा वैद्य जी को लेकर आते हाई होंगे, तो टेंशन मत ले बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उधर लखन थोड़ी दूर निकला ही था कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। लखन चारों ओर से चिंताओं में घिरा हुआ था। उसे बारिश वाली रात में बिना रुके ही चलते जा रहा था। उधर शालिनी का दिल दिया की ऐसी हालत को देखकर बहुत घबरा रहा था। दिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। अरे मेरी बच्ची। जैसे तैसे लखन वैद्य जी के घर पहुंचता है। उसकी किस्मत तो देखो वैद्य जी अपने घर पे नहिंद उधार सलिनी इतनी जोर से चिल्लाती है, उसकी चीख बरसात को चिरती हुई सीधी लखन के कानों में पड़ती है। ये चीख दर्दनाक भरी थी। ये सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। इधर लखन बहुत घबरा जाता है, अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, शालिनी इतनी जोर से चीख क्यों रही है? बस कोई अनहोनी ना हो। बेचारा घबराया हुआ घर पहुंचता है, और घर के अंदर जाकर जो देखता है उसका कालेजा फट जाता है।
भगवान ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान दिया इस सर्दी की थपेड़ों को नहीं झेल पाई। इस बेचारी की क्या गलती थी जो इसको अपने परिवार से अलग कर दिया। वह दोनों पति पत्नी ठंड से घिर चुके थे। इन दोनों की दर्द भरी चीख इस बरसात को चिरती हुई पूरे बलदेवपुर गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत खतरनाक थी जो बच्ची की जान ले ली। वह दोनों पति पत्नी बच्ची के पास बैठे बैठे शोक माना रहे थे। किस्मत को कोस रहे थे कि भगवान ने क्यों इतना गरीब बनाया कि अपने बच्ची को इस ठंड से ना बचा सके। अगली सुबह गांव वाले लखन के घर आते हैं। लखन और शालिनी को एक साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड में जम चुके पाया। उनके चेहरे में एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी के पास पहुंच गए, सुकून पा लिया हो। बलदेवपुर गांव के लिए यह एक त्रसदी थी। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लाचार और गरीब लोग हैं जो ठंड में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। इससे जो भी मदद होगी वह हम गरीबों तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।